लोकसभा चुनाव में अब की बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर बेहतर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिला, लेकिन इसका एक नुकसान आने वाले राज्यसभा चुनावों में पार्टी को होने जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के कई राज्यसभा सदस्यों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इससे उनको राज्यसभा की सीट छोड़नी पड़ी। अब 12 राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें कांग्रेस नेताओं द्वारा छोड़ी गई सीटों का लाभ पार्टी को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है, यदि कांग्रेस उनकी जगह दूसरे नेताओं को राज्यसभा भेजना चाहती है तो ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब उन सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत पक्की मानी जा रही है। इसका सीधा असर यह होगा कि राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन की ताकत घटेगी और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पहली बार राज्यसभा में बहुमत हासिल हो जाएगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से अब की बार लोकसभा चुनाव जीत गए। उन्होंने अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी अब उनकी जगह दूसरा प्रत्याशी उच्च सदन में नहीं भेज सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा ने हरियाणा की इकलौती राज्यसभा सीट से किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने अपने संख्या बल को देखते हुए प्रत्याशी ही नहीं उतारा। यानी किरण चौधरी निर्विरोध जीत जाएगी और कांग्रेस के हाथ से यह सीट फिसल जाएगी। इसी तरह कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी केरल से लोकसभा चुनाव जीत गए। वो इससे पहले राजस्थान से उच्च सदन में थे। बीजेपी ने वहां से रवनीत सिंह बिट्टू को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, यानी सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। इसी तरह बिहार में राजद नेता मीसा भारती भी राज्यसभा से लोकसभा पहुंच गई। इस सीट का लाभ भी एनडीए को मिलेगा, यानी ये तीनों सीटें अब बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को मिलेगी और इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा। दरअसल 9 राज्यों की जिन 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा, उनमें से सभी सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन होने जा रहा है, क्योंकि विरोध में कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। इनमें से 11 सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जीत मिलेगी। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और त्रिपुरा की एक-एक सीट पर एक-एक उम्मीदवार ने ही पर्चा भरा है। इसी तरह बिहार, असम, महाराष्ट्र से 2-2 सीटें थी और 2-2 उम्मीदवारों ने भी पर्चा भरा है। लिहाजा कोई अतिरिक्त प्रत्याशी विरोध में नहीं है, इसलिए निर्विरोध निर्वाचन तय है। इन 12 में से केवल एक तेलंगाना वाली सीट कांग्रेस को मिलेगी। वहां से कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाया है। बुधवार यानी 21 अगस्त को पर्चा भरने का अंतिम दिन था। 27 अगस्त को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। अतिरिक्त प्रत्याशी कहीं से नहीं होने के कारण चुनाव की नौबत नहीं आएगी। लिहाजा उसी दिन चुनाव आयोग इन सीटों के परिणाम घोषित कर देगा। मौजूदा समय में राज्यसभा की 20 सीटें रिक्त थी, उनमें से 12 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और नतीजे घोषित होने के बाद राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 237 हो जाएगी। परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा की राज्यसभा में सदस्य संख्या 87 से बढ़कर 97 हो जाएगी। मनोनीत और निर्दलीयों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 104 तक पहुंच जाएगा। यदि एनडीए की बात की जाए तो यह आंकड़ा अब बढ़कर 119 हो जाएगा। इस संख्या बल के साथ ही चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 237 सदस्यीय उच्च सदन में एनडीए को बहुमत हासिल हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लाइव टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। सीजेआई चंद्रचूड़ और कपिल सिब्बल आमने सामने। सीजेआई चंद्रचूड़। कपिल सिब्बल जी, बंगाल का रेपकांड बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। कृपया इसका राजनीतिकरण मत करिए। आप सुनवाई के दौरान हंसने लगे, यह आपको शोभा देता है क्या? आप बंगाल सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन जरा उस रेप पीड़िता के बारे में भी सोचिए, उनके माता पिता के बारे में भी सोचिए। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल जैसे गिद्ध खड़े हैं, घेरा बनाकर हैवानों की रक्षा में। ध्यान से देखिए कौन है ये लोग। क्या इनके अंदर मानवता नहीं बची है, जो ऐसे असामाजिक तत्वों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आप उनका पक्ष ले रहे हैं? कपिल सिब्बल जैसे वकीलों पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। आखिर जो करोड़ों रुपए फीस के नाम पर ऐंठते हैं, सरकार और देश के विरुद्ध ये लोग हमेशा खड़े दिखाई पड़ते हैं।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टर बिटिया से रेप और उसकी बर्बर हत्या के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे थे। मामले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इस पूरे मामले पर बेहद संजीदगी से चर्चा हो रही है। सीबीआई ने अब तक की जांच को लेकर अदालत में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। अदालत ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की भी बात सुनी और उनको आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा को लेकर अदालत गंभीर है। आप लोग हड़ताल खत्म कर दीजिए। इतने गंभीर और संवेदनशील चर्चा के बीच पश्चिमी बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल खिलखिला रहे थे। इस पर कुछ सेकंड के लिए अदालत में असहज स्थिति पैदा हो गई। फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नाराजगी भरे लहजे में सिब्बल से कहा कि कोई मर गया है क्या। दरअसल इस रेप मर्डर केस में शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट रूम में हंसने की घटना उस वक्त हुई जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल और तुषार मेहता के वाद विवाद हो रहा है। दरअसल तुषार मेहता इस घटना की एफआईआर में कथित तौर पर गड़बड़ियों की चर्चा कर रहे थे। तुषार मेहता ने कहा यह तो जनरल एंट्री में है। मेहता की इसी बात पर कपिल सिब्बल ने हस्तक्षेप किया। फिर तुषार मेहता उनकी ओर मुखातिब होते हुए कहा कि एक लड़की सबसे अमानवीय तरीके से अपनी जिंदगी गंवा बैठी है, कोई मर गया है, ऐसे में कम से कम खिल्ली तो मत उड़ाइए। सुनवाई के दौरान की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। College Hospital police outpost that a lady of PG trainee of so-and-so was found lying in unconscious state at so-and-so medicine department of third floor of emergency building in so-and-so according to informed sector 92 OC and under his order leading PS with lady police. So this is not general diary entry. What is that? Is what DD is. Not what somebody has lost the life. According to the don't rules. At least laugh. One second. According to the rules that we follow, a girl has these regulations we've done in accordance. यह 32 सेकंड का वीडियो है। इस वीडियो को कई लोगों ने एक्स पर शेयर किया है। नेटिजन्स मामले की सुनवाई में संवेदनहीनता को लेकर कपिल सिब्बल को कोस रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं कि यह बेहद शर्मनाक है। देश के सांसद वकील में इतनी संवेदनहीनता विश्वास नहीं किया जा सकता। सुनील शुक्ला ने लिखा, मैंने अपने 30 वर्षों में कभी किसी मामले को इस तरह से संभालते हुए नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मामले में टीएमसी के वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाई, लेकिन इससे इन बेशरम लोगों पे क्या कुछ असर होगा? क्या इन्हें शर्म आएगी कि यह लोग समाज के नासूर को बचाने में लगे हैं? खैर, इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या करने के मामले में बंगाल सहित देश के कई हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले को लेकर ममता सरकार न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर है, बल्कि टीएमसी के अंदर से भी उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की तरफ से इस केस में पैरवी कर रहे प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल से केस से खुद को अलग करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल एक बड़े वकील हैं, उनको इस केस से अपना नाम पीछे ले लेना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। सिब्बल को बंगाल की आम जनता के गुस्से को देखते हुए पीछे हट जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, अपराधियों की तरफदारी ना करे तो बेहतर है, क्योंकि आप कभी लोकसभा के चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, अभी भी राज्यसभा के मेंबर हैं। उन्होंने आगे कहा, आम लोगों में आरजीकर अस्पताल की घटना के बाद जो क्रोध है वह ज्वालामुखी की तरह निकल रहा है, उसे देखते हुए सिब्बल को सोचना चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री डॉक्टर की मौत के बाद उनके परिवार से मिली और उनको लुभाने की कोशिश करते हुए कहा कि आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, चुप हो जाओ। कपिल सिब्बल को भी कम राशि नहीं देंगे। ममता बनर्जी के पास बहुत पैसा है, जो हमारे टैक्स का पैसा है। सोशल मीडिया का जिक्र करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सिब्बल साहब, सोशल मीडिया पर अब जो देखने को मिल रहा है उसे देखकर बुरा लगता है। सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ बुरा भला लिखा जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप कभी हमारे पार्टी के नेता थे और मानव संसाधन मंत्री थे, छोटे मोटे मंत्री तो नहीं थे आप। ये सारी चीजों के मद्देनजर आपको इस केस से खुद को वापस ले लेना चाहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वही हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में ममता बनर्जी ने देश में बलात्कार के मामले में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जाहिर की है। ममता ने पीएम मोदी से इस मामले में गिड़गिड़ाते हुए एक्शन की मांग की है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे गए अपने पत्र में कहा कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि देश भर में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कई मामलों में बलात्कार के साथ हत्या भी की जाती है। यह देखना भयावह है कि देश भर में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार के मामले होते हैं। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में कहा है कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम रेप की बढ़ती घटनाओं को समाप्त करें ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को कठोर केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान हो। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे गए अपने पत्र में आगे कहा है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामले में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सुनवाई 15 दिन के भीतर पूरी की जानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। जम्मू कश्मीर जाकर राहुल गांधी ने किया ऐसा कांड कि अमित शाह ने धागे खोल दिए। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के गठबंधन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। अमित शाह ने एनसी के घोषणा पत्र को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से 10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? केंद्रीय गृह मंत्री ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत फिर से तख्त ए सुलेमान और हरि पर्वत फिर से कोह ए मारन के नाम से जाना जाए? अमित शाह ने आगे पूछा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सामने रखते हुए अलग पोस्ट में कहा, मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद वर्षों से दलितों, आदिवासियों, पहाड़ियों और पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करके उन्हें आरक्षण देने का काम किया। क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में उल्लेखित दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश के सामने अपनी आरक्षण नीति को स्पष्ट करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मोदी के तरफ से बड़ा तोहफा मिलते ही शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को दे दिया बड़ा झटका।
महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार को केंद्र सरकार की तरफ से Z+ सुरक्षा दी गई है। महाराष्ट्र में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले ऐसा किया जाना इसके राजनीतिक निहितार्थ की तरफ खास इशारा करता है, भले ही इसके पीछे सीधे सीधे और सामान्य कारण क्यों न हो। इस बात से तो इनकार नहीं ही किया जा सकता कि केंद्र सरकार के इस कदम का कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं होगा। राजनीति में जो ऊपरी तौर पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, उसके भी गहरे मायने होते हैं। कई कदम तो दूरगामी परिणामों के पूर्वाकलन के हिसाब से उठाए जाते हैं। तत्कालीन तौर पर कोई नफा नुकसान हो भी कई मामलों में ये कभी जरूरी नहीं होता। 5 साल पहले 2019 में बीजेपी से अलग महाविकास आघाड़ी की सरकार बनवाकर शरद पवार ने साबित कर दिया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में तो उनकी ही चलती है और लोकसभा चुनाव के नतीजे भी तो यही बता रहे हैं कि सब कुछ गवा देने के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति के असली रिंग मास्टर वही हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख गठबंधन आपस में ही सीट शेयरिंग और टिकट को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी भी अपनी तैयारियों के साथ चुनाव में आगे बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का नाम घोषित करने के उद्धव ठाकरे की मांग पर शरद पवार ने 2 टूक कह दिया कि दूसरे का पता नहीं। हमारी पार्टी में फिलहाल कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है। कांग्रेस पहले ही इस मांग को खारिज कर चुकी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार बोलते रहे हैं कि चुनाव से पहले राज्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। हालांकि महाविकास आघाड़ी के अन्य सहयोगी दल इसको लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। पहले कांग्रेस और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा करने से मना कर दिया है। शरद पवार ने भी कांग्रेस की राह चलते हुए कहा कि दूसरे का पता नहीं, हमारी पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा, मेरी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूं कि पार्टी में कोई मुख्यमंत्री पद को लेकर इच्छुक नहीं है और न ही हम किसी का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो और जनता की भलाई के लिए हम अच्छी सरकार देना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, सत्ता परिवर्तन करना हमारी पहली प्राथमिकता है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।